चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे, इतिहास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से स्टार्ट करेंगे और दिन में 2 कंप्लीट कर लेंगे। एक तो प्राचीन भारत के कुछ टॉपिक और ज्योग्राफी के कर लेंगे। ठीक है, उसके सबसे ज़्यादा वेटेज होता है उस हिसाब से कर लेंगे। भारत क्या है? भारत एक विशाल प्रायद्वीप है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। इसे आर्यवर्त, ब्रह्मरथ, हिंदुस्तान या इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये काम करनी है। भारत की मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पढ़ने की अष्टाध्यायी में मिलता है। इसे नोट कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की मूलभूत एकता कुल मिला के क्या है कि पढ़ने की जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उसमें क्या नाम मिलता है? भारतवर्ष। और देश का नाम भारत किस वजह से रखा है? ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन भरत के नाम पर भारत पड़ा है। यूनानी ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद या हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया है। अब प्राचीन इतिहास को समझने के लिए ऐतिहासिक स्रोत देखने जरूरी है। ठीक है, इसके अध्ययन के लिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए तो इसमें हम 3 स्रोत देख सकते हैं: पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशियों के वृत्तांत। यानी कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या? जैसे कि अभिलेख, सिक्के, स्मारक या भवन, मूर्तियां, चित्रकला, इन सब से पता चल जाएगा कि लोग वहां पे कैसे रहते थे या फिर क्या क्या करते थे। लगभग अंदाजा लग सकता है, कंप्लीट पक्का नहीं है ये कि यही सब, इन सब में जो मिल रहा है वही एकदम सत्य है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैसे रहते थे। ऐसी साहित्यिक साक्ष्य जैसे वेद, पुराण, ये सब। विदेशी के चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया, इन सब की सभ्यता से पता चलता है। ठीक है, फिर अभिलेख और शिलालेख। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र। जो लोग अभिलेख पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरालेख शास्त्र। उसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर 1400 ईस्वी का है, जिससे आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर आने का साक्ष्य मिलता है। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख मिलता है। वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है और आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है? बोगज कोई अभिलेख। फिर महास्थान और सहगौर के अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। सहगौर अभिलेख में सूखा पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। इसमें सहगौर में। महास्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के समय के ग्रामीण प्रशासन की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महास्थान अभिलेख से मिलती है। मस्की और गुजरात से स्थापित अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। किसमें? मस्की और गुज्जरा, यानी कि महास्थान के बाद। महास्थान में चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक किसने करा? शासक कौन था? अशोक। और उसका मिलता है मस्की और गुर्जरा। नेतुर तथा उड्डेगोलम के अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। नेतुर और उड्डेगोलम में मिलता है। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप ने जाता है। अशोक के शासनकाल में सम्राट अशोक जो थे, उन्होंने उनके शासनकाल में कुछ अभिलेख उन्होंने बनवाए। तो वो कौन सी लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, उनको जिसने पढ़ा सबसे पहले, उनका नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अशोक के अभिलेखों का पढ़ने में सफलता पाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक के प्रयाग अभिलेख पर ही समुद्रगुप्त की प्रशस्त की भी उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त की यह प्रशस्त उसके राजकवि हरिशेन ने उत्कीर्ण करवाई। उत्कीर्ण यानी कि छपवाई, बनवाई, कुछ भी बोल सकते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख है। पहला अभिलेख कौन सा है संस्कृत का? पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसमें सुदर्शन झील के निर्माण एवं मरम्मत का उल्लेख मिलता है। संस्कृत में है और सुदर्शन झील और उसके निर्माण का, मरम्मत का उल्लेख मिलता है। कलिंग के शासक खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्ण कराया, जिससे उसके जैन मत अवलंबी जो उसको मानने वाले थे, जैन धर्म के मतावलंबी होने का
पता चलता है। यानी कि वो कलिंग के शासक खेरवाल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में जो उत्कीर्ण करवाया, उससे पता चलता है कि वो जैन धर्म को मानता था। ठीक है। मेहरौली स्तंभ चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय से संबंधित है। इसमें चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेखों में हुणों के आक्रमण की चर्चा है। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख मध्य प्रदेश के ऐरण से प्राप्त प्राप्त है। ठीक है। और इसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। कहाँ पे? ऐरण अभिलेख में। सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऐरण अभिलेख से। इस अभिलेख में 510 ईस्वी का स्पष्ट उल्लेख भी है। फिर नासिक अभिलेख में सातवाहन शासक गौतमी पुत्र शतकर्णी को ब्राह्मणों का संरक्षक मानते हुए एक ब्राह्मण अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। पुलिकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा है। इसमें हर्ष एवं पुलिकेशन के संघर्ष का वर्णन मिलता है। यह संघर्ष 512 ईस्वी में हुआ था। ये तो हो गए अब तक अभिलेख जो इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद आ जाते हैं सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। जो प्राचीनतम सिक्के थे उन पर कोई चिन्ह था, जैसे मछली का चिन्ह हो गया, या फिर सिंह का चिन्ह, या किसी राजे का कुछ प्रिय हो जानवर वगैरह, उसका चिन्ह वगैरह हो जाता था। इन्हें क्या कहते थे? आहत सिक्के कहते थे। आहत सिक्के कहा जाता। आहत सिक्कों को ऐतिहासिक ग्रंथों में कपाषाण कहा गया था, जो अधिकांश थे चांदी के थे। ये आहत सिक्के थे। पंचमार्क सिक्के यानी कि मार्क थे, मार्क हुआ करता था। अधिकांश कैसे थे? चांदी के सिक्के। शासकों की आकृति वाले सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम हिंदी यूनानी शासकों के समय प्रारंभ हुआ। शाक, पल्लव, कुषाण शासकों ने ऐसे ही सिक्के चलाए। भारत में सबसे पहले सिक्के हिंदी यूनानी शासकों ने चलाए। सबसे पहले किसने चलाए? हिंदी यूनानी शासक ने। कनिष्क के सिक्के से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकों पर जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के प्राय पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। ठीक है। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, और कुछ गुप्तकालीन सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है। क्या है? अश्वमेघ पराक्रम। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी की। स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? गुप्तों ने। और सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी की। कई गणराज्य पांचाल, मालवा, योद्धे का पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर सामने आया है, जबकि हर्ष, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पाल तथा परिहारों के सिक्के नगण्य संख्या में प्राप्त हुए हैं। भारत के विभिन्न भागों, विशेषकर हरिकामेडु में रोमन सिक्के काफी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। स्मारक और भवन। स्तूप की पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। स्तूप की पहली चर्चा किसमें मिलती है? ऋग्वेद में। बौद्ध विहार तथा स्तूपों का निर्माण 4 से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही हुआ था। पटना के कुम्हार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण कर उन्हें आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को प्रदान किया था। ये गुफाएं थी सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ तथा विश्व झोपड़ी। ठीक है। अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने भी लोमेश ऋषि तथा गोपिका नामक गुफाओं का निर्माण नागार्जुनी पहाड़ी में कराकर आजीवक साधुओं को दान में दिया था। मंदिर निर्माण की नागर, वैसर और द्रविड़ शैलियां प्रचलित थी। कौन सी? नागर शैली, वैसर शैली और द्रविड़ शैली। अभी जो राम मंदिर बनाए वो कौन सी शैली में बनाए? नागर शैली में। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हो चुका था। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर तथा जावा के बोरोबुदुर मंदिर से भारतीय संस्कृति के दक्षिण एशिया में प्रसार का पता चलता है। बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण
संभवतः नवीं शताब्दी में हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, मूर्तियां और चित्रकला। कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण होने लगा था, जिन पर विदेशी प्रभाव देखा जा सकता है। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां गांधार कला में बनाई गई हैं। बरहूत, बोधगया, सांची, अमरावती से प्राचीन बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। कुषाण काल में मूर्ति निर्माण की गांधार तथा मथुरा निर्माण कला प्रचलित थी। गांधार कला पर यूनानी प्रभाव अधिक व्याप्त था। अजंता की गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक पाए जाते हैं। इनमें गुप्तकालीन चित्र अत्युत्कृष्ट है। बाघ की गुफाओं के चित्र गुप्तकालीन है। बाघ की गुफाओं के चित्र कैसे हैं, गुप्तकाल के समय के हैं। इसके बाद दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, धार्मिक जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष यानी कि जो व्यक्तिगत लिखे जाते हैं, किसी राजा के बारे में लिखा जाता है, इन सब की जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य साहित्यिक साक्ष्यों के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, आर्याणक, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध, जैन साहित्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। जबकि व्यक्तिगत या राजा के संरक्षण में लिखी गई पुस्तकें जैसे अर्थशास्त्र, रजत रंगनी, अष्टाध्यायी आदि को धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक साक्ष्यों में रखा जाता है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदांग के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद आते हैं। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। सामवेद संगीत का प्रथम साक्ष्य मिलता है। यजुर्वेद कैसा है, इसमें कर्मकांड है, यज्ञ वगैरह होते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में ऋचाओं का वो मिलता है। सामवेद संगीत का प्रथम साक्ष्य मिलता है। श्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी गृह सूत्र में लौलिक एवं अलौलिक कर्तव्यों तथा धर्म सूत्र में धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद यह ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद यह गीत रूप मंत्रों का संग्रह है और इसके अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए। सामवेद के जो अधिकांश तक गीत हैं वो किससे लिए गए हैं, ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके बाद क्या आ जाता है यजुर्वेद, इसमें यज्ञ अनुष्ठान, यज्ञ करने के नियम वगैरह बताए गए, मंत्र वगैरह है। अथर्ववेद इसमें जादू टोना है, तंत्र मंत्र, यानी कि इससे पता चलता है कि वो जादू टोना में मानते थे, तंत्र मंत्र में मानते थे। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक निकाय और जातक आदि प्रमुख हैं। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश से मौर्यकालीन पर्याप्त जानकारी मिलती है। ये कैसे थे, वेदों का संग्रह था। इसके बाद हम बात करते हैं धर्म में ही बौद्ध ग्रंथ के विषय में। त्रिपिटक, निकाय और जातक ये तीन है, आदि का प्रमुख है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश से मौर्यकालीन पर्याप्त, दीपवंश और महावंश से मौर्यकाल के समय की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ की ज्यादातर जगह से कहाँ की मिलती है, मौर्यकाल की जानकारी। ठीक है, नागसेन रचित मलिन पुनाहों से हिंद यवन शासक मिन्नडार के विषय में सूचना मिलती है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है। जातक ग्रंथों में बुद्ध तथा बोधिसत्व के जीवन की चर्चा है। कथा वस्तु में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथानकों का विवरण मिलता है। जैन साहित्य आगम कहलाते हैं। जैन साहित्य के कहलाते हैं, आगम कहलाते हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अंग है। अंगों की संख्या 12 है। जैन साहित्य में सबसे वो जैन साहित्य क्या कहते हैं, आगम कहलाते हैं जैन साहित्य को। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अंग है। ठीक है, अंगों की संख्या कितनी हो जाती है, 12। जैन आगमों को वर्तमान स्वरूप 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित जैन संगति में प्रदान किया गया। जैन ग्रंथों में परिशिष्ट प्रबंध, भद्रबाहु चरित, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि से अनेक ऐतिहासिक सामग्रियां मिलती हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन तथा 16 महाजनपदों का वर्णन है। शुंग काल में पतंजलि ने पढ़ने की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा, जिसमें मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि क्या है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे।
अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है जिसकी रचना पढ़नी ने की थी। इसमें पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण मिलता है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने, जिसे चाणक्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्या कह सकते हैं? चाणक्य और विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण मिलता है। यह राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक है। राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने। ठीक है। अब ये कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ और रचनाकार। कथा सरित सागर किसने लिखी है? सोमदेव। व्रत कथा मंजरी श्रमेंद्र। दश कुमार चरित दांडी। मृच कटिकम शूद्रक। अर्थशास्त्र कौटिल्य। हर्षचरित बाणभट्ट। रामचरित हेमचंद्र। कुमारपाल चरित जयसिंह। दृश्य काव्य हेमचंद्र। नवसहसंकंचरित पद्मगुप्त। पृथ्वीराज विजय। जैनक प्रबंधकोश राजशेखर। गौड़वाहु वाक्पति विक्रम देवचरित बिल्हड़। प्रबंध चिंतामणि मेरुतम वसंत विलास बालचंद्र। ठीक है। अब देखते हैं विदेशी। विदेशियों के यात्रा वृतांत। उन्होंने यात्रा की, जहाँ पर यात्रा की उसके विषय में कुछ ना कुछ लिखा है। ठीक है। यूनान रोम के लेखक, इनको 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला यूनान रोम के लेखक, दूसरा चीन के लेखक और तीसरा अरब के लेखक। यूनान रोम के लेखक हेरोडोटस तथा टीसीएस सबसे पुराने यूनानी इतिहासकार थे। हेरोडोटस भी इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कैसे कहते हैं? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है। इनकी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया गया है। टीसीएस ईरान का राज्यवैद्य था। निरियाकस, ओनेस्टिकस और एरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आए थे। मैगस्थनीज मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने क्या लिखा था? उसने इंडिका की रचना की। इसमें मौर्यकालीन समाज प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण मिलता है। ठीक है। फिर पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी एक अज्ञात यूनानी लेखक की रचना है जो मिस्र में आकर बस गया था। उसने 80 ईस्वी में भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी। उसके विवरण में बंदरगाहों के उल्लेख के साथ साथ आयात निर्यात की वस्तुओं का विवरण मिलता है। ठीक है। टॉलमी ने जियोग्राफिका जो 140 ईसा पूर्व की रचना की, जिसमें भारत के भौगोलिक परिदृश्य का विवरण मिलता है। किसने? टॉलमी ने। किसकी रचना की? जियोग्राफिका। ठीक है। पिलानी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की, इसमें भारत के विविध पक्षों का उपयोगी विवरण है। इसकी रचना पहली सदी में हुई। स्ट्रैबो एक प्रसिद्ध यूनानी रचनाकार था जिसने मैगस्थनीज के विवरण को काल्पनिक मानकर जियोग्राफिका नामक पुस्तक लिखी। फिर आ जाते हैं चीन के लेखक। फायान 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। फायान कौन है? 5वीं शताब्दी में गुप्त शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण दिया है। फायान की प्रसिद्ध रचना फो क्यों की है हेनसेंग द्वारा। हेनसेंग हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था और 116 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है। उसने जो भी यात्रा करी उसके बारे में राजनीति के साथ साथ भारतीय रीति रिवाज शिक्षा पद्धति का वर्णन मिलता है। इसका भ्रमण वृतांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। 2 है, फो क्यों की। ठीक है। और दूसरा क्या है? सी यू की। ये किसने लिखा है? फायान ने। और सी यू की हेनसांग ने।
अंतर है दोनों में, ठीक है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, ठीक है। इत्सिंग ने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं तथा भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में लिखा। इसके बाद आ जाते हैं अरब के लेखक कौन कौन है। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। अल मसूदी 1914 से 1943 ईस्वी तक भारत में रहा। कब अल मसूदी कब कब रहा? 1914 से 1943। उसने राष्ट्रकूट शासकों के साम्राज्यवादी विस्तार का विवरण दिया है। अल बरूनी का वास्तविक नाम अबू रिहान था। उसने तहकीक हिंद किताबें हिंद की रचना की है। इसने अल बरूनी ने। वह महमूद गजनवी का समकालीन था। अल बरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया तथा भारतीय समाज का विस्तृत विवरण अपनी रचना में किया है। कुछ प्राचीन विदेशी यात्री तिथि और जिस टाइम आए थे उस टाइम पे किसका शासन था। मैगस्थनीज आया था 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। हेलियोडोरस 78 ईसा पूर्व भागभद्र के शासनकाल में। फायान आया था 405 चंद्रगुप्त द्वितीय के। सुंगयुन 518 स्कंदगुप्त में। कॉस्मोस 547 ईशन बर्मन मौखिर के शासनकाल में। हेनसांग 629 ईस्वी हर्षवर्धन के शासनकाल में। इत्सिंग 675 ईस्वी देवपाल के शासनकाल में। सुलेमान 838 ईस्वी मिहिर भोज। अल मसूदी 914 ईस्वी और महीपाल के शासनकाल में आया, ठीक। फिर आ जाता है प्राक इतिहास। जिस समय के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्राक इतिहास या प्रागैतिहास कहा जाता है। उसे क्या जाता है? प्राक इतिहास कह सकते हैं या फिर प्रागैतिहास। प्राप्त अवशेषों से ही हम उस काल के जीवन को जानते हैं। इस समय के प्रमाण उनके औजार हैं जो प्राय पत्थरों से निर्मित हैं। फिर आ जाता है होमो सैपियंस, ज्ञानी मानव का आविर्भाव 30-40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। होमो सैपियंस कब आए थे? 30-40 हजार वर्ष पूर्व, ठीक है। ए किनघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जनक कौन है? ए किनघम, ठीक है। औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राक इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत के सोहन घाटी क्षेत्र से पुरापाषाण संस्कृत के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? सोहन घाटी क्षेत्र से। तो इसे हम पुरापाषाण काल को क्या कह सकते हैं? सोहन सभ्यता, ठीक है। यहाँ स्थित चौतारा नामक स्थान से हस्तकुटार और शल्क पाए गए। कहाँ से? चौतारा से हस्तकुटार और शल्क पाए गए हैं। मध्य पाषाण काल में क्वार्टजाइट के औजार और हथियार बनाए जाते थे। प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश में स्थित सराय नहर राय मेहदा दमदमा भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्यपाषाण काल स्थल है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। प्रतापगढ़ में है। पहला कौन सा है? सराय नहर राय, दूसरा मेहदा और तीसरा दमदमा। किससे रिलेटेड है? मध्य पाषाण कालीन से। मध्य पाषाण कालीन स्थल बागौर राजस्थान तथा आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नहर राय एवं मेहदा से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है। भीमबेटका से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? भीमबेटका से। आदमगढ़ की गुफाओं, आदमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आदमगढ़ की गुफाओं में चित्रकारी का प्रमाण मिला है जिनमें आखेट नृत्य युद्ध गतिविधियों का चित्रित किया गया है। मध्यपाषाण काल के मनुष्यों ने अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। मध्य भारत की लेखनियों से ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है।
नवपाषाण या न्योलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने किया। ये क्वेश्चन आ जाता है, नवपाषाण काल या फिर न्योलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया? सर जॉन लुबाक ने। मध्यपाषाण काल में आग, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ? मध्यपाषाण काल में, और पहिए का नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता खाद्य उत्पादन, पशुओं के उपयोग की जानकारी तथा स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास था। ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल है जहाँ 7000 ईसा पूर्व में कृषि कार्य का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से गेहूं, जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर में समृद्ध नवपाषाणकालीन स्थल बुर्जहोम तथा गुफकराल का पता चला है। बुर्जहोम से स्तंभगढ़ तथा गर्भगृह का साक्ष्य मिला है। मनुष्य के साथ कुत्ते, भेड़िए, जंगली बकरे के शवाधान भी प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा नामक स्थान से चावल की कृषि का साक्ष्य मिला है जो 7000 से 6000 ईसा पूर्व का है। कहाँ से? कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में स्थित है। इसके बाद चिरांद बिहार से हड्डी के नवपाषाणकालीन, चिरांद बिहार जो है, चिरांद यानी बिहार से हड्डी के नवपाषाणकालीन अनेक उपकरण पाए गए जो हिरण के सींगों के हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता पालतू पाला। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला? और हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो क्या है? चिरांद से। और मनुष्य ने कौन सा सबसे पहले कुत्ता, कौन सा जानवर पाला? कुत्ता। अगर कुत्ता नहीं होगा एग्जाम में तो हम कर देंगे बकरी। ठीक है। मृद भांड के प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का उपयोग आरंभ किया वह का थी तांबा। सबसे पहले कौन सा जानवर पाला? कुत्ता। और सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। तांबे से जिस युग में औजार अथवा हथियार बनाए जाने लगे उसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाने लगा? ताम्रपाषाण काल। अब अध्याय 2 हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ठीक है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये टिग्रिस यूफ्रेटस के तट पर स्थित मेसोपोटामिया, नील नदी के तट पर स्थित मिस्री सभ्यता, हांगो के तट पर स्थित चीनी सभ्यता के समकालीन है। किस किस के समकालीन है? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता के समकालीन है और चीनी सभ्यता। 3 सभ्यताओं के समकालीन है, मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय है। कैसी है ये? नगरीय सभ्यता है, नगर में विभाजित। नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। हड़प्पा की खोज किसने करवाई? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल और दूसरा इनका दोस्त मान लेते हैं, 2 जने हैं ये, दयाराम साहनी। ठीक है। ये दोनों एक दिन टहलने के लिए जा रहे थे ऐसे ही, तो चलते चलते इनके पैर में एक पत्थर आया। उन्होंने देखा ये आज के ज़माने का तो लग नहीं रहा, 1921 का। तो फिर जॉन मार्शल जो हैं उन्होंने दयाराम साहनी से कहा, क्योंकि जॉन मार्शल बड़े हैं, पुरातत्व के अध्यक्ष हैं, और दूसरा क्या है ये उस टाइम के अंग्रेजों के टाइम के थे, तो फिर अध्यक्ष यही बनते अंग्रेज। तो फिर जॉन मार्शल ने इनसे कहा, दयाराम साहनी से, कि यहाँ पर खुदाई करो। जहाँ पर उन्होंने खुदाई करी उस सभ्यता को, वहाँ उस जगह का नाम क्या था? हड़प्पा। और ये कहाँ पे है? मोंटेगुमारी, पाकिस्तान में। ठीक है। अभी देखेंगे इसमें से क्या क्या मिला। फिर खुदाई कराई जिसमें एक बड़ी नगरीय ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ। ठीक है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि
सिंधु नदी के पास, सिंधु नदी के पास होने के कारण इसे क्या कह सकते हैं, सिंधु सभ्यता। और सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, कांस्य, कांस्य का प्रयोग होता था सबसे ज्यादा, तो इसको हम कह देते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, कितना माना गया है, 2350 से 750 ईसा पूर्व। 1922-23 ईस्वी में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई के दौरान हड़प्पा से मिलते जुलते अवशेष और अधिसंरचना को देखा। भाई जब ये जॉन मार्शल ने इसको देखा, कुछ चीजें मिल गई हड़प्पा से, तो फिर उन्होंने क्या कहा, अपने दूसरे दोस्त को कहा रखलदास बनर्जी कि तुम जाओ दूसरी जगह जाके खुदाई करो, देखो वहां पे क्या मिलता है। तो वहां पे भी कुछ मिला। इसके उपरांत पश्चिमोत्तर भारत के बृहद क्षेत्र में विभिन्न स्थलों की खुदाई विकसित सिंधु सभ्यता का पता चला। फिर उन्होंने जगह जगह, जब दो जगह से कुछ मिल गया तो फिर उन्होंने जगह जगह ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ पे क्या मिल सकता है इस सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला पाया गया है। इस सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से, दक्षिण में महाराष्ट्र के दामाबाद, पश्चिम में बलूचिस्तान सुतकुंडर से, पूर्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर किधर है, मेरठ में, तक विस्तृत पाया गया है। अब देखो पहला क्या है, हड़प्पा दयाराम साहनी ने खोज की 1921 में रावी नदी के बाएं किनारे पर, रावी नदी के तट पर। ठीक है, इनको क्या क्या मिला, मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कांसे की इक्का गाड़ी, अन्नागार, शंख का बैल और कब्रिस्तान। कब्रिस्तान किधर से मिला, हड़प्पा से। इसका नाम क्या बोलते हैं हम, HR-37। HR-37 की बोलते हैं हड़प्पा रनिंग, इंग्लिश में बोलते हैं तो हड़प्पा रनिंग 37। अभी तक 37 कब्रें मिली हैं, जिस दिन 38 हो जाएंगी तो फिर इसका नाम हो जाएगा कब्रिस्तान HR-38 ऐसे करके। ठीक है, मोहनजोदाड़ो रखलदास बनर्जी ने खुदाई करवाई 1922 में, एक साल बाद ही सिंधु के दाहिने किनारे पर। कहाँ पे, लरकाना पाकिस्तान में। 3 मुख वाले देवता मिले, पशुपति, यहाँ से मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला, पशुपति, डांस करती हुई कांसे की मूर्ति, यानी कि डांसिंग गर्ल भी कह सकते हैं इसे, और विशाल अन्नागार और स्नानागार, सूती वस्त्र मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चूहनदाड़ो। ये सारी चीजें अभी तक पाकिस्तान में हुई हैं, ये तीनों लगातार। 1931 जब ये दो मिल गए तो फिर NG मजूमदार ने 1931 में सिंधु के पास ही सिंध जगह पर पाकिस्तान में ही खुदाई करवाई, वहां से मिले मन के बनाने के कारखाने, लिपस्टिक का साक्ष्य, मट्टी की बैलगाड़ी का साक्ष्य। ठीक है, लिपस्टिक के साक्ष्य सिर्फ यहीं से मिले हैं, चूहनदाड़ो से। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कालीबंगा, अमलानंद घोष 1953, घगर सरस्वती, श्री गंगानगर राजस्थान में क्या क्या मिला है, जुते हुए खेत, नक्शा नकाशीदार ईंट, अग्निवेदिका, पकी मट्टी का हल। कोट दीजी, फजल अहमद ने खुदाई करी 1993 में सिंधु खैरपुर पाकिस्तान में। पत्थर के बाणाग्र, बाण मिले हैं। गहनों का जखीरा, यानी कि ये लोग गहने वगैरह भी इस्तेमाल करते थे, गहने भी पहनते थे। पत्थर की नींव वाले घर और गर्तावास, गर्तावास क्या होते हैं, ऐसे बने होते हैं जिसमें अंदर रहा जाता है, अंडरग्राउंड। रंगपुर, रंगनाथ राव 53 से 54, कौन सी नदी के पास, मादर। काठियावाड़, किस जगह पे, काठियावाड़ गुजरात। यहाँ से क्या मिला है, धान की भूसी, गेहूं की खेती, घोड़े की मृण मूर्ति, कच्ची ईंटों का दुर्ग। ठीक है, फिर रोपड़, जगदत्त शर्मा 1953 से 56, सतलज रोपड़। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियां। लोथल, रंगनाथ राव ने 2 जगह का खुदाई करवाई, लोथल और
रंगपुर। 1955 से 63 कौन सी नदी के पास? भोगवा नदी के पास। कहाँ पे? अहमदाबाद और गुजरात। यहाँ से क्या मिला है? बंदरगाह यानी कि डाकयार्ड। हाथी दांत का पैमाना, युग्म शवाधान, चावल के दाने और खिलौने। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट। 1973 सरस्वती नदी, हिसार हरियाणा। मट्टी से बना हल्का खिलौना मिला। और जौ स्वर्णपट मट्टी के मन के मछली पकड़ने की बांसी, यानी कि ऐसे करके जो होती है, इसमें आके मछली फंस जाती है, इसमें आके मछली फंस जाती है, उसके बाद ये इसको ऊपर खींच लेते हैं, ये रस्सी बंधी होती है यहाँ से, ठीक है। ये मिला है। इसके अवशेष, ये जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों से मिले। इसका मतलब उस समय जो हमारा भारत था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। भारत के अंदर कहाँ से मिले हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में हड़प्पा सब स्थलों का पता चला है। सामाजिक जीवन, हड़प्पाई लोगों का जीवन सुविधापूर्ण तथा ऐश्वर्यशाली था। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार। यही निवास करने वाले लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय तथा द्रविड़ मूल के थे। मातृ देवी की पूजा, मोहरों पर अंकित चित्रों से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। एक तो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? परिवार में रहते थे ये लोग, ठीक है। परिवार का मुखिया कौन होता था? माता, जो फीमेल होगी वो परिवार की मुखिया। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कान से आकृति प्राप्त हुई है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ? ऑप्शन में आ जाएगा नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। समाज को व्यवसाय के आधार पर विद्यमान यानी कि पुरोहित, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक शिल्पकार के रूप में 4 भागों में बंटा था। पहला क्या है? पुरोहित, जो विद्वान माने जाते थे। दूसरा योद्धा, तीसरा व्यापारी और चौथा शिल्पकार यानी कि श्रमिक, काम करने वाला। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खदान थे। उत्तर अवस्था में चावल के प्रमाण भी मिलने लगे थे, ठीक है। स्त्री तथा पुरुषों में बहुमूल्य धातु से बने आभूषण के प्रति आकर्षण देखने को मिलता है। सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र, सीपियों के निर्मित आभूषण मिलते हैं। कहीं कहीं पर गहने मिले हैं। तो फिर इससे क्या अंदाजा लगता है? स्त्री और पुरुष दोनों ही इन्हें पहनते थे, इनकी तरफ आकर्षक था। मनकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित थे। मन का निर्माण की कार्यशाला फैक्ट्री चूहनदाड़ों में अवस्थित थी। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सिंधुकालीन स्थल चूहनदाड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। कहाँ से? चूहनदाड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। आग में पकी मट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा क्या होता है? आग में जब मट्टी एकदम लाल हो जाती थी तो उसे कहते थे टेराकोटा। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। कोई भी मंदिर नहीं पाया गया है। मछली पकड़ना था, शिकार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का दैनिक क्रियाकलाप था। शतरंज जैसा खेल यहाँ प्रचलित था। ये शतरंज खेलते थे। यहाँ के निवासी आमोद प्रमोद प्रेमी थे। मट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त ताम्र तथा कांस्य के बर्तनों का उपयोग भी हड़प्पई लोगों द्वारा किया जाता था। फिर आ जाता है धार्मिक जीवन। धार्मिक रूढ़ियों एवं कर्मकांडों को महत्व दिया जाता था। मूर्तियों तथा ताबीजों के अतिरिक्त मोहरों पर अंकित चित्रों से पशु पूजा, वृक्ष पूजा इत्यादि की प्रवृत्ति सामने आती है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। मातृ देवी तथा पशुपति शिव की मूर्तियों तथा आकृतियों से इनकी आराधना की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण है, जिसके दाईं ओर चीता तथा हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा उत्कीर्ण है। आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हुए हैं। सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है। इससे पशुपति शिव की पूजा के प्रचलन का पता
चलता है। ठीक है, फिर कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु पवित्र पशु थे। कौन कौन से? कुबड़ वाला बैल और श्रृंगयुक्त पशु पवित्र पशु थे। हड़प्पा से पकी मट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्तिका में स्त्री गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। फिर लिंग पूजा प्रचलित थी। लोग अंधविश्वास तथा जादू टोने में विश्वास करते थे। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा सभ्यता की क्या देन है? स्वास्तिक, चक्र और क्रॉस, ये सब हड़प्पा सभ्यता की देन है। मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा स्थलों की खोज गुजरात में हुई है। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ प्राप्त हुए हैं? गुजरात में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण कुषाण काल में किया गया। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। पूर्ण समाधिकरण क्या है? पूर्ण समाधिकरण की प्रवृत्ति ही अधिक प्रचलित थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो से समाधिकरण के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। आर्थिक जीवन हड़प्पा सभ्यता में उपजाई जाने वाली 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज, मटर भी उपजाए जाते थे। कपास को यूनानी लोग सिंडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंडोन कहते हैं, क्योंकि इसके उपज की पहली जानकारी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। कृषि में हल का प्रयोग खेतों की जुताई के लिए किया जाता था। सिंधु सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व अवस्था में कूड़ो यानी कि हल रेखा से ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे, जो संभवतः लकड़ी के होते थे। व्यवस्थित सिंचाई का प्रमाण नहीं मिला है, किंतु जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य धौलीवीरा से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलीवीरा से। धातुकर्म की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। तांबा तथा टिन मिश्रण से कांस्य निर्माण की प्रविधि उन्हें ज्ञात थी। बंद ढलाई तथा लुप्त मोम प्रक्रिया से धातुओं से वस्तुएं बनाई जाती थी। मापतौल के मानकीकरण को स्थापित किया गया था। फुट तथा क्यूबिक की जानकारी लोगों को थी। माप के लिए दशमलव प्रणाली तथा तौल के लिए द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का एक पैमाना मिला है। मोहरों पर चित्रित जहाजों के डिजाइन है। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य फारस की मोहरें और बाह्य व्यापार का संकेत देती हैं। फिर कालीबंगा से मेसोपोटामिया की बेलनकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं और अधिकांश मोहरें सेल खड़ी की बनी थी। काय की बनी है अधिकांश मोहरें? सेल खड़ी की। सेल खड़ी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक तथा बाह्य व्यापार में संलग्न थे। अपना घर का व्यापार भी करते थे और बाहर निर्यात और आयात भी करते थे। दोनों चीजें जानते थे ये। आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी के माध्यम से संचालित होता था। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए मेहलुआ शब्द प्रयोग हुआ है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, वहाँ पे हड़प्पा के लोगों से जब वो मिलते थे तो वहाँ के लोगों के लिए क्या कहते थे? मेलुहा। इन स्थलों को बाह्य व्यापार फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से भी होता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। कृषि, वाणिज्य, व्यापार के अतिरिक्त बढ़ाईगिरी, शिल्पकर्म, आभूषण निर्माण, चाक पर पट्टी, मिट्टी के बर्तन बनाना जैसी व्यावसायिक पद्धतियां भी हड़प्पा सभ्यता स्थलों में प्रचलित थीं। खुदाई में प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों, तकली, सुई आदि से पता चलता है कि कपड़ा बुनना एक प्रमुख उद्योग था। ठीक है, आयातित वस्तुएं
वस्तुएं सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान, चांदी ईरान अफगानिस्तान, वस्तुएं गोमद सौराष्ट्र यानी कि गुजरात, लाजवर्द मणि बदकांशा अफगानिस्तान। ठीक है। फिर तांबा खेताड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से, सीसा राजस्थान ईरान और अफगानिस्तान से, टिन मध्य एशिया अफगानिस्तान, सेल खड़ी बलूचिस्तान राजस्थान और गुजरात। फिर आ जाती है नगरीय योजना कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता क्षेत्रों में उत्खनन के बाद प्राप्त स्थलों में नगरीकरण के अवशेष मिले हैं। भवनों के निर्माण में एक रूपता के दर्शन होते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नगरीय अवशेष प्राय दो भागों में विभाजित है, एक ऊपरी और एक निम्न। एक तो ये वाला हो गया ऊपर और एक नीचे। निम्न भाग जो नीचे भाग है उसमें हो सकता है कि वैसे ही लोग रहते हैं, छोटे छोटे भवन है तो छोटे लोग रहते हैं इधर, राजा वगैरह राजगीर ये सब रहते हैं। ऊपरी भाग दुर्गीकृत है, दुर्ग बने हैं चारों तरफ से घेरे हैं, जिसमें राजकीय इमारतें खाद्य भंडार गृह इत्यादि निर्मित हैं। जबकि निम्न भाग में छोटे भवनों के साक्ष्य मिले हैं। सभी भवन समान क्षेत्रफल में निर्मित हैं। ये सड़कों के किनारे एक आधार पर निर्मित है तथा भवनों के दरवाजे गलियों की ओर खुलते हैं। यहाँ के निवासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। प्रत्येक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क तथा गली के दोनों ओर पक्की नालियां निर्मित थी। मकानों की खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे गली में खुलती थी। लोथल इसका अपवाद है। लोथल में ऐसा नहीं था, पीछे गली में नहीं खुलती थी। मुख्य सड़क की चौड़ाई 10 मीटर होती थी। इसे राजपथ कहा जाता था। आजकल जिसे मेन रोड कहते हैं उसे क्या कहते हैं, राजपथ कहा जाता था। भवन का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली इसके शहरीकरण की प्रमुख विशेषता है। जल निकास प्रणाली बहुत थी। रोडें 90 डिग्री के एंगल पे कटी होती थी ऐसे करके। ये रोड आ रही है ऐसे हो रही है। आजकल कैसे, ऐसे थोड़ा सा घूम के जाती है जिससे टकरा ना जाए कोई। पहले ऐसा नहीं था, पहले सीधा मुड़ जाती थी। ठीक है। तो इसके समकालीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुपस्थित थे। जल निकास प्रणाली थी, जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया जो सभ्यताएं हैं उसमें जल निकास प्रणाली नहीं थी। सभी भवनों में स्नानागार बनाए जाते थे तथा इनसे पानी की निकास के लिए पाइपों का निर्माण किया गया था। मोहनजोदाड़ो से एक विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिला है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.0 मीटर चौड़ा, 2.43 गहरा है। इसका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक क्रियाकलापों के लिए किया जाता था। गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक वृहद स्थल है। ये नगरीय स्थल अन्य स्थलों की भांति दो भागों में नहीं बल्कि 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में, 3 भागों में। सिर्फ कौन सा एक स्थल है, धौलावीरा। ठीक है, सिर्फ धौलावीरा है जो 3 भागों में है। धौलावीरा के 2 भाग दुर्गीकृत हैं। यहाँ पत्थरों से निर्मित एक प्रवेश द्वार तथा पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड भी मिला है। लोथल एवं सुरकोटदा के दुर्ग नगर एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। ठीक है। लिपि तथा लेखन कला कैसी है। सैंधवकालीन मोहरों से लिपि तथा धर्म की जानकारी मिलती है। सिंधु लिपि हड़प्पा सभ्यता से में प्रचलित थी। ये कैसी है, चित्राशार, चित्र के माध्यम से बताते हैं अपनी बातों को, जिसमें चित्रों के माध्यम से बताया गया है। इस लिपि को पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। कुछ ऐसे शब्द बने हैं, कुछ ऐसे बने हैं कार्टून टाइप से, अजीब अजीब से शब्द बने हैं ऐसे करके, जो अभी तक पता नहीं चला ये क्या है। इसको क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफ कहते हैं। इस लिपि को पिक्टोग्राफ नाम दिया गया है। इस सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह तथा 250 से 400 पिक्टोग्राफ यानी कि चित्राशार हैं। इनका अंकन सेल घड़ी की आयताकार मोहरों, ताम्र की गुटिकाओं इत्यादि पर हुआ है। लिखावट प्राय दाईं से बाईं ओर है। इसे ब्रेस्टोफेडन लिपि भी कहा जाता है। लिपि में सबसे ज्यादा प्रयोग यू आकार का हुआ है। ऐसे यू आकार का हुआ है तथा सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह मछली है।
पहले देखा भी होगा। सिक्कों पर भी मछली वगैरह मिलती थी। ठीक है। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना 853 नमूना, सबसे पुराना नमूना क्या है, 853 ईस्वी में मिला था और 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अब ये लिपि इतनी वो थी, नालियाँ वगैरह जल निकासी, लेकिन फिर भी पतन के कारण है कुछ ना कुछ कि डूब गई। 1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता बिखर गई। विद्वानों ने इसके पतन के कई कारण बताए। आर्यों का आक्रमण, किसने बताया, व्हीलर, स्टुअर्ट पिकट, गार्डन चाइल्ड, इन तीनों ने कहा कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया। फिर बाढ़, मार्शले मैके, एस आर राव, इन दोनों ने कहा कि बाढ़ आ सकती है, इस वजह से इन्होंने अपना स्थान बदल दिया। सभ्यता खत्म नहीं हुई, स्थान बदल दिया, क्योंकि स्वास्तिक जो है, स्वास्तिक के आज भी हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब सभ्यता इधर उधर कहीं चली गई, बट गई कई जगह पे, इसलिए चिन्ह तो वैसे के वैसे ही अभी भी हैं। फिर जलवायु परिवर्तन, कॉरल स्टाइन, एन घोष, जल प्लवन, एम आर साहनी, महामारी, बीमारी, के यू आर कैंडी, पारिस्थितिकी संतुलन, फेयर सर्विस, ये सब थे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम वैदिक काल पर। आर्यों के द्वारा निर्मित सामाजिक, संस्कृत तथा आर्थिक व्यवस्था वैदिक संस्कृत के रूप में जानी जाती है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को वैदिक काल कहा जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को क्या कहते हैं हम, वैदिक काल। ठीक है। इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। संस्थापक कौन थे, आर्य, इसलिए इसे हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं। वैदिक काल के संस्थापक कौन है, आर्य, इसलिए हम इसे वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। यहाँ आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, उद्दत, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि है। आर्य शब्द मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड वाला लोग, यानी कि श्रेष्ठ। ईरान की पवित्र पुस्तक जैनदा वेस्ता तथा भूगोल अभिलेख से स्पष्ट होता है कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। आर्य कहाँ से आए थे, ईरान से होकर भारत आए थे। भारत आकर जिस क्षेत्र में बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। उसे क्या कहता है, सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है। आर्यों के जीवन को समझने के लिए वैदिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, जबकि 1000 के बाद के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल क्या होता है, ऋग्वैदिक काल वो है जिसमें ऋग्वेद से ज़्यादातर जानकारी मिली है, इसलिए इसे हम कह देते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है। इस समय वैदिक आर्य अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। ये एक ग्रामीण व्यवस्था के अंग थे। ग्रामीण व्यवस्था के अंग थे। पहले कैसी थी, हड़प्पा में कैसी थी, नगरीय व्यवस्था थी। ठीक है। ऋग्वेद आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश यानी कि 7 नदी वाला क्षेत्र। 7 नदियां यहाँ पर आके मिलती थी। इस प्रमुख क्षेत्र में 7 नदियां प्रवाहित होती थी, इसलिए इसको कह दिया सप्त सैंधव प्रदेश। ये नदियां सिंधु, सतलज, रावी, चिन्नाब, झेलम, व्यास और सरस्वती। पहली कौन सी है, सिंधु, सतलज, रावी, चिन्नाब, झेलम, व्यास और सरस्वती। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत भी कहा गया है। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मंजूवंत भी कहा गया है। ऋग्वेद में शरद, व्रत, गण, सैनिक इकाइयों को का उल्लेख है। पथिकृत का प्रयोग अग्निदेव के लिए किया गया है। इस काल में राजा की कोई नियमित सेना नहीं थी। जो काम करते थे लोग, जरूरत पड़ने पर वो उसी को सैनिक बना लिया करते थे। फिर आ जाते हैं हम सामाजिक संरचना कैसी रही है। ऋग्वेदिक सामाजिक संरचना का आधार परिवार था। कौन था, पितृसत्तात्मक। हड़प्पा में कैसी थी, मातृसत्तात्मक, माता की सत्ता चलती थी।
ऋग्वेद काल जब आया तब पिता की सत्ता चलने लग गई। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप, जिसे अन्य सदस्यों से अधिक महत्व दिया जाता था। अन्य सदस्यों से अधिक अधिक महत्व दिया जाता था। इसका मतलब ये है कुलप यानी कि जो कुल में सबसे बड़े होते थे, दादा बाबा ऐसे करके जो कुल में सबसे बड़े थे उन्हें कहते थे कुलप। पितृ प्रधान समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। महिलाएं अधिक स्वच्छंद तथा स्वतंत्र जीवन यापन करती थीं। उन्हें पारिवारिक जीवन में यथोचित महत्व मिलता था। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, राजनीतिक संस्थाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। ऋग्वैदिक काल में अपाला, सिकता, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज एक कबीलेई समाज था। कैसा? कबीले में रहते थे लोग, ग्रुप बनाकर कबीलेई समाज था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण बताए गए हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा मिली है, किंतु तब यह विभाजन जन्म मूलक न होकर कर्म मूलक था। जिसके जैसे कर्म उस हिसाब से उसे वर्ण बांटा जाएगा। इसमें कहा गया है कि वर्ण परम पुरुष ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से तथा शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के ऋषियों में प्रमुख गत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ को क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें मंडल का रचनाकार माना जाता है। 10 मंडल है। ये गत्स मद को दूसरे का, विश्वामित्र तीसरे मंडल का, विश्वामित्र ज्यादातर आता है। विश्वामित्र तीसरे मंडल के रचनाकार हैं। वामदेव चौथे मंडल के, अत्रि पांचवें मंडल के, भारद्वाज छठे के, विशिष्ट सातवें के, आठवें के कणव और अंगिरस वंश को, 8वां मंडल किसको है? कणव और अंगिरस वंश को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है। गाय को क्या माना गया है? गाय को अघन्या, ना मारने योग्य माना जाता है। दशायु की चर्चा ऋग्वेद में अदेव्यु, देवताओं में श्रद्धा नहीं रखने वाला। अदेव्यु के किसे कहते हैं? देव्यु होता है जो देवता में श्रद्धा रखता है। अदेव्यु अलज्ञा यानी कि रॉन्ग, गलत। इसको हम कह देते हैं कि वो देवता में श्रद्धा नहीं रखता। अब्राह्मण वेदों को न मानने वाला, अब्राह्मण। अयजमन यज्ञ नहीं करने वाला इत्यादि रूपों में की गई है। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज में संस्कारों को महत्व दिया जाता था। कन्या का विवाह मंत्रोच्चार के साथ संपन्न होता था। लंबे समय तक विवाह न करने पर करने वाली कन्या को अमाजू कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अमाजू किसे कहते थे? जो ज्यादा समय तक विवाह नहीं करती थी। ठीक है। बहुपत्नी प्रथा अनुपस्थित थी। बहुपत्नी प्रथा नहीं थी। विवाह के अवसर पर वर को उपहार देने की प्रथा थी, लेकिन इसे दहेज नहीं कहा जा सकता। कन्या की विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिया जाता था उसे वहतू कहा जाता था। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। समाज में सती प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं था। विधवंसाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति थी। सोम आर्य का मुख्य पेय था, जिसे मुख्य आयोजनों के दौरान परोसा जाता था। दूध तथा दूध से बने व्यंजनों की चर्चा भी मिलती है। स्त्री तथा पुरुष आभूषणों के शौकीन थे। सोने, चांदी, तांबे, बहुमूल्य धातुओं के आभूषण प्रयोग में लाए जाते थे। स्त्रियां साड़ी तथा पुरुष धोती तथा अंगोछे का उपयोग परिधान के रूप में किया करते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के मनोरंजन के साधन संगीत, नृत्य, शिकार, घुड़दौड़, चौपड़ का खेल था। कई अवसरों पर प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी किया जाता था। ठीक है। आर्यों के परिधानों को 3 भागों वास यानी कि शरीर के ऊपर धारण किया जाने वाला मुख्य वस्त्र, अधिवास कमर के नीचे धारण किए जाने वाला मुख्य वस्त्र, तीसरा उष्णीय पगड़ी में बांटा जाता है। परिधान के नीचे पहनने वाले अधोवस्त्र को नीवी कहा जाता था। ठीक है। आर्थिक जीवन आरोग्य जीवन भौतिकता से प्रेरित था। अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व सर्वाधिक था। गाय के लिए युद्धों का विवरण
ऋग्वेद में मिलता है। संपत्ति की गणना रेई अर्थात मवेशियों के रूप में होती थी। संपत्ति की गणना कैसे की जाती थी? मवेशियों के रूप में। गाय के अतिरिक्त बकरियां, अजा, भेड़ को अवी तथा घोड़े भी पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का महत्व नगण्य था, यानी कि जीरो था। इनका पहला कार्य क्या था? पशुपालना। पशुपालना इनका प्राथमिकता थी। उसके बाद ये कृषि करते थे। कृषि के लिए उदर, धान्य, संपत्ति जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ऋग्वेद में उर्वरा, जुते हुए खेत को कहा जाता था। उर्वरा जो खेत जुते हुए होते थे। खील्य पशुचारण योग्य भूमि या चारागाह को। सीर हल को। श्रेणी फसल काटने के यंत्र हंसिया को। करिश शब्द का प्रयोग गोबर की खाद के लिए होता था। अवट शब्द का प्रयोग कूपों के लिए होता था। सीता शब्द का प्रयोग हल से बनी नालियों यानी निशान के लिए होता था। ऋग्वेद में यव यानी कि जौ तथा धान्य की चर्चा है, अर्थात ऋग्वेद आर्य जौ की खेती पर अधिक ध्यान देते थे। वस्तुतः इस समय की कृषि विजित लोगों का व्यवसाय मानी गई। जीवन व्यतीत करने के कारण भी ऋग्वैदिक आर्यों ने कृषि पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों ने कृषि पर अधिक ध्यान नहीं दिया। निर्वाह अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ वाणिज्य व्यापार को भी अधिक महत्व नहीं मिला था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इस हाथ ले उस हाथ दे। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? इस हाथ ले उस हाथ दे, एक सामान दो एक दूसरा सामान लो। निष्क तथा शतमान नामक सिक्कों का उल्लेख मिलता है। ये सिक्के निष्क तथा शतमान वैसे सिक्के थे कि कोई भी बना सकता है, कोई भी अपना लेके आ जाओ, ऐसे नहीं थे, किसी एक संस्था के द्वारा जारी किए जाते थे। तो इनको सिक्कों की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन ये रुपए या फिर चलने के नहीं थे, वस्तु विनिमय ही माना जाएगा। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन की नदियां, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम: कुम्भ, कुर्रम, कुंभा, कुबा, काबुल, वित्सा, झेलम, अस्कनी, चेनाब, पृशणी, रावी, शतुद्री, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानेरी, गंडक, दृशदुति, घाघर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वत, सुपोष्मा, सोहन, मरुद्राव्रत, मरुवर्मन। ऋग्वेद में कुछ व्यवसायियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे बढ़ई को तक्षण कहा जाता था, सूदखोर को बेकनाट कहा जाता था, कर्मकार, स्वर्णकार, चर्मकार, जुलाहा, वाया आदि। ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र शब्द मुख्यतः जल राशि का वाचक है। ठीक है। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का भी उल्लेख है हुआ है। व्यापारियों को पणी कहा जाता था। व्यापारियों को क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। बेकनाट, सूदखोर वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। कौन? बेकनाट और सूदखोर। ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती का वर्णन हुआ है तथा उषा, अदिति, सूर्या जैसी देवियों का उल्लेख मिला है। सत्यमेव जयते मंडोपनिषद, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद। ठीक है। और अस्तोमा सदगमया, अस्तोमा सदगमया ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में मिलता है। ये 3 क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते इनमें से एक आता है हमेशा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है? मंडूक से। अस्तोमा सदगमया ऋग्वेद से लिया गया है। और गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है, जो सूर्य को समर्पित है। फिर आ जाती राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वेदिक राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कुल तथा परिवार होता था, जिसके प्रधान कुलप होता था। परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसके प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। अनेक गांव मिलाकर विश्व बनते थे। विश्व का प्रधान विश्वपति होता था। अनेक विश्वों को का समूह जन होता था और जन के अधिपति को जनपति या फिर राजा कहा जाता था। क्या हो जाता है? कुलप। ठीक है। कुलप के बाद आ जाता है कई
परिवार, ये क्या है, परिवार का जो बड़ा सदस्य हो जाए, यानी कि परिवार मिलकर वो क्या बनाते थे, ग्राम। उसको क्या कहते थे हम, ग्रामणी। उसका जो मुखिया बनता था। अनेक गांव मिलकर क्या बनाते थे, विश। फिर अनेक विश बना क्या बनाते थे, जन। ठीक है। विश बनाते थे, विश के उसको क्या कहते हैं, विशपति। जन, जो जन का राजा होता था उसे कहते थे जनपति या फिर राजा। ठीक है। इस प्रकार एक कबीले संरचना का राजनीतिक ढांचा ऊर्ध्वमुखी था। सबसे नीचे परिवार होता था। अगर परिवार में कोई समस्या है तो वो अपने ग्रामीणी को बोलेगा, ग्रामीणी वाला विश को बोलेगा, विश जन को बोलेगा, जन राजा को बोलेगा। ऐसा होता था। ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का वर्णन है, जिसमें भरत जन के स्वामी स्वदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को हराया था। ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें भरत, जिसके नाम पर भारत पड़ा, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, भरत जन के स्वामी सुदास ने, क्या है, सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को हराया था। इसमें 5 आर्य और 5 आर्योत्तर, यानी आर्योत्तर जन के प्रधान थे। भरत जन सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश में निवास करते थे। ठीक। राजा का कर्तव्य कबीले की संपत्ति की रक्षा करना होता था। राजा कोई पैतृक शासक नहीं था। सभा तथा समितियां उसका चयन करती थी। सभा, समिति, विधत जनप्रतिनिधि संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। राजा का राज्याभिषेक होता था। इस अवसर पर ग्रामणी, रथकार, क्रमदिक, पुरोहित, सेनानी जैसे अधिकारी उपस्थित होते थे। इन अधिकारियों को सामूहिक रूप से रतनिन कहा जाता था। इन अधिकारियों के साथ पुरम तथा दूत भी उल्लेखनीय है। पुरब दुर्गों की रक्षा के प्रति उत्तरदायित्व होता था। ठीक है। सभा समाज के विशिष्ट जनों की संस्था थी, जिसमें स्त्रियां भी भाग लेने के लिए स्वतंत्र थीं। इसके सदस्यों को सुजान कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, सुजान कहा जाता था। समिति समुदाय की आम सभा थी, जिसके अध्यक्ष ईशान कहते थे। समिति की सदस्यता आम लोगों के लिए खुली होती थी। समिति ही राजा का निर्वाचन करती थी। विधत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विधत क्या थी, आर्यों की प्राचीन संस्था होती थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। इसमें लूटी वस्तुओं का बंटवारा होता था। जो लूट कर लाते थे उनका बंटवारा किया जाता था। राजा को जनसोद्भय गोपा, पुरमेत्ता, विशपति, गणपति, गोपति कहा जाता था। राजा के ये सब नाम थे। बलि प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार था। राजा को बलि दी जाती थी, उसे वो स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। राजा ने अच्छी सुरक्षा की है, इस वजह से कुछ उपहार दिया जाता था। फिर धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्यों की धार्मिक प्रवृत्तियों पर अनेक भौतिक जीवन तथा सिद्धांतों का प्रभाव अत्यधिक था। पितृसत्तात्मक समाज में देवताओं की प्रधानता तथा देवियों की नगण्य स्पष्ट दृष्टिगत होती है। देवकुल में स्थान प्राप्त देवताओं पर प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है। इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र, अग्नि इत्यादि वैदिक देवताओं में प्रमुख थे। इंद्र सप्रमुख देवता थे। सबसे प्रमुख देवता कौन है, इंद्र। ठीक है। वरुण को त्रत्सह्य गोपा कहा जाता था। उसे नैतिक व्यवस्था बनाए रखने वाला देवता माना जाता था। अग्नि को देवता तथा मनुष्य के मध्यस्थता करने वाले रूप में जाना जाता था। ऋग्वैदिक देवता इंद्र, युद्ध में नेतृत्व करता अग्नि, ब्रह्मा से जोड़ने वाला यज्ञों का देवता वरुण, ऋतक का संरक्षक मूरत, आंधी तूफान का देवता अश्विन, विपत्तियों को हारने वाला चिकित्सा का देवता पूषण, चारागाहों का स्वामी, पशुओं का संरक्षक धौ, आकाश का देवता सबसे प्राचीन सोम, वनस्पतियों का स्वामी, पेय पदार्थों का देवता उषा, प्रगति तथा उत्थान का देवता विष्णु, सृष्टि का नियामक सूर्य, जीवन देने वाला देवता अर्श, विवाह और संधि का देवता त्वशेषा, धातुओं के देवता अर्याणी, जंगल के देवता पर्जन्य, वर्षा के देवता मित्र,
शतपथ और प्रतिज्ञा के देवता, यम मृत्यु का देवता। ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे, जिसे पुरंदर कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? पुरंदर। इसके बाद अग्नि तथा वरुण का स्थान था। ईश्वर की आराधना मोक्ष या मुक्ति के लिए नहीं बल्कि भौतिक सुखों के लिए की जाती थी। यज्ञ तथा बलि की प्रथा इस समय विद्यमान थी, किंतु यज्ञ मंत्र विहीन होते थे। यज्ञ होते थे, केवल आहुति दी जाती थी, मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों में टोटम संबंधी आस्थाओं का प्रचलन मिलता है। कबीलाई जीवन के कई अंधविश्वास इस समय प्रचलित थे। अब आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल पर। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व की जानकारी के स्रोत 3 अन्य वेद ऋग्वेद के अतिरिक्त हैं। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद मिलता है, ऋग्वेद स्रोत है। उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस समय आर्यों का विस्तार पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर होने लगा था तथा आर्य पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब में फैल गए थे। आर्यों ने स्थायी जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। पशुपालन की जगह कृषि को अधिक महत्व मिलने लगा। उत्तर वैदिक आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र पर निवास किया उसे आर्यवर्त की संज्ञा दी। उत्तर वैदिक आर्यों ने जहाँ पर वो जाते थे वहाँ पर निवास करते थे और उस जगह को धीरे धीरे उन्होंने क्या कह दिया? आर्यवर्त। ठीक है। आर्यव्रत नाम दे दिया। चित्रित धूसर मृदभांड तथा लोहा इस काल की विशिष्टता है। इस काल की विशिष्टता क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड और लोहा। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली है। क्षेत्र, शासन और उपाधि। पूर्व में कौन सा है? साम्राज्य, सम्राट। पश्चिम स्वराज्य, स्वराट। उत्तर में शासन है वैराज्य, उपाधि है विराट। दक्षिण में शासन भोज्य और उपाधि भोज। मध्य प्रदेश में शासन राज्य, उपाधि राजा। पूर्व में जितने भी थे उनका जो साम्राज्य होता था उसे कहते थे सम्राट, जितने क्षेत्र पूर्व में आते थे। पश्चिम में जितने क्षेत्र आते थे उधर स्वराज्य चलता था और उसे कहते थे स्वराट। उत्तर में जितने क्षेत्र आते थे उसे वैराज्य और विराट। दक्षिण में जितने क्षेत्र आते थे भोज्य और भोज। मध्य प्रदेश में जितने क्षेत्र आते थे राज्य और राजा। फिर आ जाती है सामाजिक संरचना। समाज में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट उत्तर वैदिक काल में दर्ज की गई। महिलाएं अब अधिक स्वतंत्र नहीं थीं। उन्हें सभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया। पहले स्वतंत्र थी, सभा में सदस्यता ले सकती थी, अब सभा से हटा दिया गया। महिलाएं परिवार में सम्मानीय थीं तथा धार्मिक कार्यों में भाग लेती थीं, किंतु उत्तर वैदिक ग्रंथों में पुत्री जन्म को अच्छा नहीं माना गया था। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे। उत्तर वैदिक ग्रंथ छंदोग्य उपनिषद में किसमें? छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी मिलती है। ठीक है। सर्वप्रथम जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है, अर्थात इसमें संन्यास का भी वर्णन मिलता है। 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है। फिर गृहस्थ जीवन में मनुष्य को 3 ऋणों देवऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण से मुक्ति पाने के संस्कार करना पड़ता था। देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण। देवऋण क्या होता था? उनकी पूजा करके, उनकी पूजा अर्चना करके देवऋण उतर जाता था। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण अपने पुत्रों को पढ़ाकर, अपने पुत्रों को पढ़ाकर अध्ययन कराकर ऋषि ऋण उतरता था। और पितृऋण पुत्र करके ये तीनों मुक्ति पाने के संस्कार करना पड़ता था। गृह निर्माण तथा वेशभूषा के तरीकों में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। संगीत तथा नृत्य मनोरंजन के साधन थे। नाटकों का मंचन होने लगा था। इसे शैलूषा
कहा गया है। वीणा वादकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का, वैश्य ऊन का, यज्ञोपवीत धारण करते थे। ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का। श्वेताश्वर उपनिषद रुद्र देवता को समर्पित है, जिसमें उनका शिव के रूप में वर्णन है। अथर्ववेद में मवेशियों की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। सबसे बड़ा और सर्वाधिक लौहपुंज अंतरजी खेड़ा में मिला है। पांचाल राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और तत्वज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर विख्यात था। ठीक है। व्रात्य तथा निषाद नामक अनार्य जातियों की चर्चा उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलती है। वे वैदिक संस्कृत का पालन नहीं करने के कारण ही अनार्य कहलाए। जो वैदिक संस्कृत का पालन नहीं करते थे उन्हें अनार्य कहते थे, बाकी को आर्य कहते थे। आर्थिक जीवन, संपत्ति पर एक अधिकारिता की प्रवृत्ति उभरी। लोगों ने खेती के व्यवसाय को अपनाया क्योंकि लोहे के प्रसार ने खेती को सुलभ बना दिया। फिर निष्क, शतमान जैसे सिक्कों की चर्चा मिलती है। माणिक संघों, गण तथा श्रेष्ठन के अस्तित्व में आने की सूचना पर उत्तर वैदिक ग्रंथों से मिलती है। बाट की मूलभूत इकाई संभवतः कृष्णाल था। रतिका तथा गुंजा भी तौल की इकाई थी। रथ निर्माण, धनुष बनाने तथा वस्त्र निर्माण से शासकों को राजकीय करों की प्राप्ति होती थी। वाणिज्य में विस्तार के कारण वैश्यों को महत्व मिलता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई का उल्लेख हुआ है। हल को सीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था हल को? सीर। मट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर, कैसे होते थे वे? पेंट होते थे। ठीक है। इसलिए उन्हें क्या कहते थे? चित्रित धूसर मृदभांड यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता था। काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को, ब्रह्मा तथा यजुर्वेद में हल को सीर कहा गया है। ये उत्तर वैदिक आर्य के अधिकारी वर्ग था। कार्य क्या है? अधिकारी। राजा का सलाहकार को कहते थे पुरोहित। राजा को उत्तराधिकारी युवराज। रथवाहक यानी कि सारथी सूत कहा जाता था। कोषाध्यक्ष संग्रहित, कर संग्रह करने वाला भागदूत। जुए का निरीक्षक अश्कवाप। में राजा का साक्षी गोविकर्तन दूत। पालागल ग्राम प्रशासक, ग्रामणी। सेना का प्रधान सेनानी। पुलिस अधिकारी जीवग्रेवी। न्यायाधीश ग्राम्य वादिन। फिर आ जाता है उत्तर वैदिक यज्ञ क्या क्या होते हैं। राजसूय यज्ञ, वाजपेय, अश्वमेध और अग्निष्ठम। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर यह यज्ञ किया जाता था। सुना होगा कि राजा घोड़ा छोड़ देता, जहां जहां वो सीमा पर जाता था वो राजा के अंतर्गत आ जाती थी, और अगर किसी ने रोका तो फिर वो क्या होता था? युद्ध होता था। यहाँ इसे तो ये कहते थे अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ होता था राजा अभिषेक के अवसर पर यही यज्ञ किया जाता था। इस यज्ञ के माध्यम से राजा में दिव्य शक्ति प्रत्यारोपित करने का कार्य होता था। इसमें सोम ग्रहण किया जाता था। इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था। वाजपेय राजा अपने शौर्य तथा शक्ति प्रदर्शन के लिए इस यज्ञ का आयोजन करता था। इसमें रथ दौड़ के माध्यम से जनता का मनोरंजन भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार तथा पड़ोसी शासकों को चुनौती देने के लिए यह यज्ञ आयोजित किया जाता था। इस यज्ञ में घोड़ा राजा के प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध था। शतपथ ब्राह्मण में भारत के दो राजाओं भरत दोष्यंती और शांतनिक सत्रजीत द्वारा अश्वमेध करने का उल्लेख मिलता है। अग्निष्ठम पशु बलि की प्रणाली को इस यज्ञ का मूल माना जाता था। अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए इसका आयोजन होता था। ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? राजा का पद वंशानुगत होने लगा था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा।
ऋग्वैदिक कालीन कबीलों ने जनपद रूप ग्रहण कर लिया था। जो कबीले थे वो जनपद होने लग गए थे। सभा तथा समिति जैसी संस्थाओं का नियंत्रण कम हुआ और राजा या राजन अधिक शक्ति संपन्न होने लगे। उत्तर वैदिक काल में अनेक दार्शनिक राजा भी सत्तारूढ़ हुए, जिनमें प्रमुख थे विदेह के जनक, केकई के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहन जवाली। राजा मंत्रियों तथा अधिकारियों की सहायता से शासन करता था। अधिकारी वर्ग रत्नन कहा जाता था। न्याय व्यवस्था में राजा का निर्णय महत्वपूर्ण था। सामान्य मुकदमे घरेलू स्तर पर ही निपटाए जाते थे। इस काल में संग्रहित भागदुर, सूत, गोवितकर्दन जैसे अधिकारियों का अस्तित्व सामने आया। प्रांतीय शासन तथा पुलिस व्यवस्था भी सामने आई। राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इसी समय हुआ था। धार्मिक जीवन यज्ञ तथा बलि की पद्धति उत्तर वैदिक धर्म का मूल आधार बन गया। यज्ञ के साथ साथ कई अन्य अनुष्ठानों का प्रचलन भी आरंभ हुआ, जिसमें पुरोहितों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। इस काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हो गए थे। विष्णु को मनुष्य जाति के दुखों का अंत करने वाला माना गया। विभिन्न कर्मकांडों तथा अंधविश्वासों का विस्तार हुआ। जादू टोने तथा भूत पिशाच के विश्वास ने धर्म में स्थान बनाया। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, जो देवकुल में सृष्टि के निर्माता थे, को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, वसुदेव संप्रदाय एवं षड्य दर्शनों का बीजारोपण हुआ। पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। ऋग्वैदिक काल में वह पशुओं के देवता थे। धार्मिक अनुष्ठान तथा यज्ञों में मंत्रोच्चारण की प्रधानता के कारण ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ा। ब्रह्म, जीव, आत्मा के दार्शनिक मतों पर चर्चा की जाने लगी। पंच महायज्ञ, ब्रह्मयज्ञ पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता। देवयज्ञ हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। पितृयज्ञ पितरों का तर्पण जल और भोजन द्वारा। नृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ अतिथि सत्कार द्वारा। भूतयज्ञ या बलि चींटियां, पक्षियां आदि को भोजन देना होता था। इसके बाद आ जाते हैं वैदिक साहित्य। अभी हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके बाद हम जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें ज्योग्राफी कवर कर लेंगे।